कहानी एक घने जंगल से शुरू होती है जहां एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से भागने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन यह जंगल इतना घना था कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे डूब रहा था। लेकिन यह आदमी दौड़ना नहीं रुका। दौड़ते दौड़ते वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां एक बोर्ड पर लिखा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब है कि कोई भी वहां से वापस नहीं जा सकता। साथ ही इस बोर्ड पर एक 108 नंबर भी लिखा था। यह देखकर वह और भी चिंतित हो गया। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और पूरे जंगल में एक अजीब सा डर फैल गया। फिर अचानक सारे पक्षी वहां से उड़ गए। कई मील चलने के बाद भी इस आदमी को पूरे जंगल में एक भी जंगली जानवर नहीं दिखा। भगवान जाने वह कौन सी बात थी जिससे जंगली जानवर भी डरते थे। डर के मारे वह आदमी और भी तेजी से भागने लगा। लेकिन कई घंटों की यात्रा के बाद वह आदमी अचानक एक जगह पर रुक गया और उसका चेहरा उदास हो गया, क्योंकि उसके सामने वही साइन बोर्ड लगा था जिस पर एक 108 नंबर लिखा था और जिस पर लिखा था वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब वह आदमी समझ गया कि चाहे वह कितना भी भागे, वह इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए अब वह वहां छिपने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसे वहां कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। इसीलिए वह पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन तभी उस पेड़ की एक शाखा टूट गई, जिससे वह आदमी बहुत ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ से गिरने के बाद वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत गहरी चोटें आईं। इससे पहले कि वह बेहोश हो पाता, अचानक जमीन हिलने लगी और अजीब सी गुर्राहट की आवाजें आने लगीं। उन आवाजों को सुनकर उस आदमी की सांसें उसके गले में अटक गईं। तभी अचानक किसी ने उसे खींच लिया। यह तो नहीं दिखाया गया कि उसे किसने खींचा, लेकिन हम उस आदमी की दर्दनाक चीखें सुन सकते हैं। इस घटना के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो एक चिड़ियों की दुकान में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीना को शहर से दूर एक जगह एक सुनहरा तोता पहुंचाने का आदेश देता है। मीना बॉस की बात मानकर उस तोते को पहुंचाने चली जाती है। मीना कार में बैठकर अपने मोबाइल पर उस जगह का लोकेशन सेट करती है और अपनी यात्रा शुरू करती है। शहर से बाहर निकलने पर उसे एक बोर्ड पर कई लोगों की गायब तस्वीरें दिखाई देती हैं, यानी वहां कई लोग गायब हो गए थे। लेकिन मीना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए मीना जंगल से होते हुए एक छोटा रास्ता अपनाती है ताकि वह जल्दी से तोते को झेड़ तक पहुंचा सके, और जंगल के बीच में उसी जगह पहुंच जाती है जहां हमने पहले एक आदमी को गायब होते देखा था। मीना वहां बुरी तरह फंस जाती है। वह अपने मोबाइल पर नक्शा देखती है, लेकिन मोबाइल पर सिग्नल नहीं था और उसकी कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहां से जाने लगी, लेकिन अब उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद मीना की कार भी खराब हो जाती है। मीना कार से बाहर निकलती है और अपने सामने वही नो रिटर्न बोर्ड देखती है। मीना को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह तोते का पिंजरा हाथ में लिए आगे बढ़ती है और आसपास मदद ढूंढती है, लेकिन आसपास कोई मदद का नामो निशान नहीं है। उसके बाद वह वापस उसी जगह पहुंचती है जहां उसने अपनी कार खड़ी की थी, लेकिन उसकी कार वहां से गायब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो जाती है। उसने सोचा कि शायद वह उस जगह पर नहीं आई है जहां उसकी कार खड़ी थी, बल्कि किसी और जगह पर आ गई है और उसकी कार कहीं और खड़ी है, क्योंकि इस जंगल का हर बिंदु एक जैसा ही दिख रहा था। अब अंधेरा भी गहराता जा रहा था। अचानक पहले की तरह सारे पक्षी इन पेड़ों से उड़ गए। मीना अब डर रही थी क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। मीना को आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तभी अचानक मीना को दूर किसी की परछाई दिखाई दी। मीना दौड़ी और उसके पीछे गई, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। फिर अचानक मीना ने एक बुढ़िया को दौड़ते हुए देखा। मीना भी दौड़ी और उसका पीछा करने लगी। वह उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वह औरत रुकी नहीं। वह तेज दौड़ती रही। एक बार फिर मीना उस बुढ़िया का पीछा करती रही। अचानक वह बुढ़िया फिर से गायब हो गई। जब मीना उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ी तो उसे दूर जंगल में एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। उस बुढ़िया ने उस कमरे का दरवाजा खोला और मीना से कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। ये सुनते ही मीना बिना सोचे समझे उस कमरे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही मीना अंदर आई, उसने गेट बंद कर दिया। मीना ने देखा कि यह एक अजीब कमरा है जिसमें एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। उस बुढ़िया के साथ 2 और लोग और थे। मीना घबराकर उन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है? इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि हम इस जगह को कॉब कहते हैं। मेरा नाम मेलिन है, इस लड़की का नाम कियारा है और इस लड़के का नाम डैनियल है। बुढ़िया मीना से कहती है कि अभी बात करने का समय नहीं है, तुम जल्दी से हमारे साथ आईने के सामने खड़ी हो जाओ क्योंकि कोई हमसे मिलने आने वाला है। मीना पूछती है, हमें कौन देखने आ रहा है? बुढ़िया उसे कोई जवाब नहीं देती। अचानक बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं। मीना डरते हुए पूछती है, क्या हो रहा है? यह आवाज? कियारा मीना से कहती है कि हम उन्हें वॉचर्स कहते हैं। वे हमें शीशे के दूसरी तरफ से देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे थे। वे हर रात सूर्यास्त के बाद यहाँ आते हैं और सुबह का सूरज उगने तक हमें देखते रहते हैं। शीशे के दूसरी तरफ से एक आवाज आने लगती है। मीना पूछती है,
ये कैसी आवाज है? बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं। वे तुम्हें यहाँ देखकर ताली बजा रहे हैं। मीना बहुत उलझन में थी। वह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मीना ने अब तक उन लोगों को नहीं देखा था जिन्हें मेलिन वॉचर्स कह रही थी, नहीं किसी और ने उन्हें देखा था। रात बीत जाती है। सुबह ये लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं। मेलिन कहती है कि वे वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर आते हैं, दिन में हम जंगल में आजादी से घूम सकते हैं। मीना सारी रात सोचती रही कि कब सुबह होगी और मैं जल्दी से इस जंगल से निकल सकूंगी। इसलिए वह तुरंत देखने लगती है। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए मेलिन बाकी सबको उसे रोकने से मना करती है, मानो वह जानती हो कि मीना इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती और वह वापस जरूर आएगी। जाते हुए मेलिन मीना से कहती है कि तुम्हारा यह फैसला ठीक नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें रात होने से पहले इस घर में वापस आना होगा। अगर देर हो गई तो जान चली जाएगी। मीना किसी की नहीं सुनती और अपने तोते के साथ तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे वापस न लौटने का संकेत दिखाई देता है। उसे देखकर वह डर जाती है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सूरज को देखने के बाद वह सूरज की दिशा में आगे बढ़ती रही। लेकिन वह जंगल से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाई। आगे रास्ता खत्म हो गया। मीना ने देखा कि वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी है। वहां से जहां तक नजर जाती है जंगल ही जंगल है। इसलिए वह बैठ जाती है निराशा में। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत मेलिन थी। यहाँ मेलिन उसे प्रोत्साहित करती है और कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और असफल रही। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मेलिन मीना को जंगल की ओर ले जाती है। मेलिन मीना से कहती है कि यह जंगल एक शिकारी है और हम सब इसके शिकार हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ रहो। मेलिन उसे कई साइन बोर्ड दिखाती है जिन पर लिखा है कि वापस नहीं लौटना है, जो जंगल के चारों ओर एक गोलाकार घेरे में लगे हैं और उनका कमरा उनके बीच में है। मेलिन कहती है कि ये हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर है। अगर तुम और आगे चली गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब भी तुम इन्हें देखो इन्हें नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया? तो वह जवाब देती है कि एक प्रोफेसर ने बनाया है, लेकिन अब तक किसी ने इसे नहीं देखा है। अब रात हो गई है। वे उस घर के अंदर वापस आ गए हैं। हर रात पहरेदार उन्हें देखने आते थे। आज की यारा नाम की लड़की उनके सामने नाचती है और कहती है कि उसे यह सब पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात पहरेदारों के सामने खड़ा होना पड़ता था। वे जो चाहे कर सकते थे, वे बस उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते थे। ऐसा करने पर उन्हें बहुत गुस्सा आता था। रात में उन्हें सिर्फ पहरेदारों से निपटना पड़ता था, लेकिन दिन में भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये लोग हर दिन अपना पेट भरने के लिए जंगल से कुछ न कुछ शिकार करते थे, जिससे उन्हें गुजारा करने में मदद मिलती थी। अगले दिन कियारा और मीना दोनों जंगल में शिकार करने जाती हैं। मीना कियारा से पूछती है ये पहरेदार क्या चाहते हैं? कियारा कहती है कि मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मेलिन कहती है कि ये पहरेदार हमें देखते हैं, वे हमें देखो, लेकिन अगर हम वॉचर्स को देख लेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वॉचर्स बहुत डरावने लगते हैं। कियारा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है कि इस जंगल में ऐसे कई गड्ढे हैं। सभी वॉचर्स दिन में उन गड्ढों में रहते हैं और रात में यहाँ से बाहर आते हैं। ये लोग दिन में बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा को जला देती है। कियारा मीना को बताती है कि वह अपने पति के साथ 5 महीने पहले इस जंगल में आई थी और तब से वे दोनों यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन 6 दिन पहले मेरे पति जंगल में रास्ता ढूंढने गए थे। मुझे उम्मीद है कि वह जरूर वापस आएंगे और हम सभी को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कियारा का पति वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसे कोई घसीट कर ले गया था और अब वह मर चुका है। इस तरह बातें करते हुए दोनों कमरे में वापस आ जाती हैं। यहाँ मेलिन मीना को जिंदा रहने के 3 नियम समझाती है। पहला, वह दरवाजा नहीं खोलेगी रात में घर के बाहर। दूसरी बात, वह रात में आईने की ओर पीठ नहीं करेगी। और तीसरी बात, वह दिन में उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। जब तक तुम इन नियमों का पालन करोगे तुम जिंदा रहोगे। लेकिन मीना को मेलिन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब उस रात मीना इन पहरेदारों के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वह आईने पर कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब मीना को कुछ सुनाई नहीं देता तो उसे लगता है कि मेलिन की बातें वॉचर्स के बारे में झूठी हैं, इसलिए वह नियम तोड़ देती है और शीशे की ओर पीठ करके सो जाती है और इससे वॉचर्स नाराज हो जाते हैं। वे शीशे पर जोर जोर से मारने लगते हैं। मेलिन भी इस आवाज से डर जाती है और वह मीना को जल्दी से शीशे की ओर मुंह करके खड़े होने को कहती है और फिर वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी लोग वॉचर्स को पीठ दिखाते हैं और वे इसे अपना अपमान समझने लगते हैं। यह रात भी बीत जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर जाती है। वह डैनियल से पूछती है क्या तुमने आज तक किसी वॉचर्स को देखा है? डैनियल ने जवाब दिया कि मैंने भी आज तक वॉचर्स को नहीं देखा है और जो भी वॉचर्स को देखता है वह जिंदा नहीं बचता। फिर मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेलिन की बनाई हुई कहानियां हैं जिनमें वह हमें फंसा रही है। हमें जाकर उन गड्ढों की जांच करनी चाहिए, शायद हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल भी यहाँ रहते रहते बहुत तंग आ गया था और वह भी इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहता था, इसलिए वह मीना की बात मान लेता है और दोनों गड्ढे तक पहुंच जाते हैं। अब मीना खुद को एक रस्सी से बांध लेती है
और गड्ढे के अंदर उतर जाती है। डैनियल रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े हुए था ताकि अगर मीना को कुछ हो जाए तो वह उसे जल्दी से बाहर निकाल सके। मीना गड्ढे में पहुंचती है जहां उसे ढेर सारा सामान मिलता है। मीना सामान इकट्ठा करती है। ये सारा सामान उन लोगों का है जो जंगल में निगरानी करने वालों के शिकार बन गए थे। डैनियल रस्सी की मदद से कैमरा, साइकिल और सभी जरूरी सामान बाहर निकालता है। मीना अब नीचे डैनियल की रस्सी नीचे फेंकने का इंतजार करती है ताकि वह ऊपर जा सके। और इससे पहले कि मीना गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मीना जल्दी से डैनियल को रस्सी नीचे फेंकने के लिए बुलाने लगती है, लेकिन तभी एक पहरेदार का हाथ मीना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मीना धूप में खड़ी थी, इसलिए जब धूप पहरेदार के हाथ पर पड़ी तो उसका हाथ जलने लगा। इसी बीच डैनियल ने मीना की ओर एक रस्सी नीचे फेंकी और मीना तुरंत बाहर आ गई। मीना पूरी तरह से डर गई थी। ये लोग सारा सामान लेकर अपने सुरक्षित घर में आ गए। वहाँ मेलिन ने उससे पूछा, तुम्हें ये सामान कहाँ से मिला? इन लोगों ने झूठ बोला कि उन्हें ये सामान इस जंगल से मिला है। मेलिन इस जंगल में काफी समय से रह रही थी। वह जानती थी कि उसे ये सामान जंगल से नहीं बल्कि किसी गड्ढे से मिला होगा। वह मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। ये लोग बहुत खुश थे कि आज रात वे पहरेदारों को देख पाएंगे, क्योंकि मीना को गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। डैनियल किसी तरह उस कैमरे को टीवी से जोड़ देता है ताकि ये लोग भी टीवी पर दर्शकों को देख सकें। मेलिन उन्हें बार बार समझाती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक भी बात नहीं सुनते। आज रात ये लोग दर्शकों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन देर रात होने के बावजूद कोई भी दर्शक उनसे मिलने नहीं आया। और अब कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब होने वाला था। ये लोग बातें कर रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा और वहाँ उन्हें इंसानी पैर दिखाई दिए। बाहर जो भी था वह कियारा के पति की आवाज में बात कर रहा था और जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। कियारा को लगा कि उसके पति ने यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाल लिया होगा। वह जल्दी से उठती है और दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मेलिन बीच में आ जाती है और उसे दरवाजा खोलने नहीं देती। वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पति बाहर नहीं हैं, क्योंकि मेलिन जानती थी कि रात के इस अंधेरे में कोई भी इस कमरे में नहीं पहुंच सकता। लेकिन कियारा मेलिन की बातों पर यकीन नहीं करती और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद मेलिन कियारा से कहती है कि वह तुम्हें फंसा रहा है। तुम उसकी परीक्षा लो। तुम उससे कुछ ऐसा पूछो जो सिर्फ तुम या तुम्हारे पति जानते हो। कियारा बाहर खड़े व्यक्ति से एक किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा व्यक्ति जवाब नहीं देता तो वे समझ जाते हैं कि यह चौकीदार है। जब ये लोग दरवाजा नहीं खोलते तो चौकीदार बाहर लगा कैमरा तोड़ देता है। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि चौकीदार भी खुद को इंसानी रूप में बदल सकते हैं। चौकीदार अपनी इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो गए। वे शीशे पर तेजी से वार करने लगे, जिससे शीशे में एक बड़ी दरार भी आ गई। लेकिन यहाँ मालिन समझदारी दिखाती है और सभी को शीशे की ओर मुंह करके एक लाइन में खड़ा कर देती है, जिससे दर्शकों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ मीना मेलिन से कहती है कि हमने ये सारी चीजें गड्ढे से चुराई थी। ये सुनकर मेलिन को बहुत गुस्सा आता है कि तुम लोगों ने दूसरा नियम भी तोड़ दिया है। अगली सुबह मेलिन उस गड्ढे से लाई गई सारी चीजें उठाती है और उन्हें वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे उन दर्शकों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन अब इन लोगों को जंगल में बहुत अजीब-ओ-गरीब चीजें दिखाई देने लगी हैं और इसका सबसे ज्यादा असर डैनियल पर पड़ा। डैनियल को अचानक बहुत गुस्सा आने लगता है, हर छोटी बड़ी बात। दूसरी ओर कियारा को पहले उम्मीद थी कि उसका पति जिंदा है और वह यहाँ आकर उसे यहाँ से बचा लेगा, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका पति अब वापस नहीं आएगा, जिससे वह अंदर से पूरी तरह टूट गई और उसने फैसला किया कि वह वॉचर्स के गड्ढों में कूदकर आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। वह ऐसा करने ही वाली थी कि मीना आकर उसे बचा लेती है। इस बीच हम देखते हैं कि डैनियल मेलिन को अजीब नजरों से देख रहा है और गुस्से में मेलिन को एक पेड़ से बांध देता है। डैनियल ने कहा कि अब मैं इस बुढ़िया के किसी भी नियम का पालन नहीं करूंगा। अब यहाँ सिर्फ और मेरी ही बात मानी जाएगी। अब रात होने वाली थी, इसलिए डैनियल कमरे की ओर दौड़ा और कियारा भी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन मीना मेलिन के पास आई और उसकी रस्सियां खोलने लगी। दूसरी ओर डैनियल ने कियारा को कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मीना और मेलिन को बाहर निगरानीकर्ताओं के लिए छोड़ दिया। मीना और मेलिन डैनियल से दरवाजा खोलने की विनती करती रहीं। उन्होंने डैनियल से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया, लेकिन डैनियल ने दरवाजा नहीं खोला। अब बाहर चारों ओर अंधेरा था और निगरानीकर्ताओं के आने का समय हो गया था, इसलिए अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे छिपना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें निगरानीकर्ताओं की गुर्राहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। इस समय मीना और मेलिन के साथ हमें उन निगरानीकर्ताओं की एक झलक भी दिखाई गई। ये लोग लंबे, दुबले और खतरनाक थे। सभी अपने बिलों से बाहर निकलकर सुरक्षित कमरे में पहुंच गए ताकि इंसानों को देख सकें। और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मेलोन वहां नहीं है, तो वे उन्हें खाने के लिए जंगल में ढूंढने लगते हैं। और जब ये पहरेदार मौके का फायदा उठाकर चले जाते हैं, तो दोनों फिर से सुरक्षित कमरे में आ जाते हैं और रोते हुए डैनियल से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं।
इस बार डैनियल को दया आती है और वह उनके लिए दरवाजा खोल देता है। अब अंदर जाकर मेलिन पहले तो डैनियल पर गुस्सा होती है और फिर उन सभी को आईने के सामने खड़ा करके पहरेदारों के बारे में कुछ बातें बताती है। मेलिन ने कहा कि अब तक हमने कई नियम तोड़े हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार पहरेदार हमें माफ करेंगे। मैं आपको पहरेदारों के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। दरअसल जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने अपना एक प्रतिरूप देखा। दरअसल वह एक पहरेदार था जो मेरा रूप धारण करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें और बाल बिल्कुल सही नहीं थे। मीना ने पूछा कि ये पहरेदार क्या हैं? जिस पर मेलिन ने जवाब दिया कि ये सभी जीव परियां हैं जो कभी इंसानों के साथ रहती थीं। परियां पंखों वाली जादुई जीव थीं, लेकिन समय के साथ इंसानों को परियों की शक्तियों से डर लगने लगा। इसीलिए इंसानों ने परियों को खत्म करने की सोची। इंसानों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए परियां इंसानों से मुकाबला नहीं कर सकती थीं। इंसानों ने इन परियों को जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे में कैद कर दिया और उन्हें श्राप देकर हमेशा के लिए उसी गड्ढे में बंद कर दिया। उसके बाद परियां कई 100 सालों तक उस गड्ढे में कैद रहीं। लेकिन फिर समय के साथ उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई की और बाहर निकलने के रास्ते बना लिए। आज वही परियां पहरेदारों के रूप में गड्ढों से बाहर आती हैं। हालांकि 100 साल तक जमीन के नीचे रहने के कारण उनके पंख और जादुई शक्तियां चली गईं और उन्हें सूरज की रोशनी से भी परेशानी होने लगी, लेकिन उनमें अभी भी अपना रूप बदलने की शक्ति है। इस पर डैनियल ने मेलिन से पूछा, ये पहरेदार हमसे क्या चाहते हैं और हर रात हमें क्यों देखते हैं? जिस पर मेलिन ने कहा कि ये पहरेदार एक बार फिर जंगल से बाहर आकर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन ये अपने असली रूप में इंसानों के बीच नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ रखा है ताकि हमें देखकर ये हमारा रूप धारण कर सकें और आज के दरवाजे के तौर तरीके हमसे सीख सकें और इंसानों के बीच रह सकें। मेलिन ये सब बातें बता ही रही थी कि अचानक सभी पहरेदार वापस आ गए और जब पहरेदारों को पता चला कि मेलिन और मीना अपने कमरे में लौट आई हैं, तो वे सभी गुस्से में आ गए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इन चारों ने मेज को घसीटकर दरवाजे के सामने रख दिया ताकि पहरेदार दरवाजा तोड़ सकें, लेकिन पहरेदारों की ताकत बहुत ज्यादा थी और ये चारों जानते थे कि जल्द ही पहरेदार अंदर आ जाएंगे और वे अपनी आंखों के सामने मौत देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मेज को दरवाजे तक घसीटने की वजह से कालीन उल्टा हो गया था। जब उन्होंने कालीन हटाया तो उन्हें नीचे एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और पाया कि नीचे एक बहुत बड़ा बंकर था। ये लोग जल्दी से उस बंकर में घुस गए और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर दिया। ये लोग इस बात से चिंतित थे कि यह बंकर यहाँ मौजूद था और उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं था। इस बंकर के नीचे कई सुविधाएं थीं, हजारों दिनों का खाना, एक कंप्यूटर और कई जरूरी चीजें रखी थीं। मीना जानना चाहती थी कि इस जगह को किसने बनाया है, इसीलिए उसने उस कंप्यूटर को चालू किया। उस कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सुरक्षित था, जिसे खोलने पर उन्हें पता चला कि यह पूरी जगह प्रोफेसर मार्टिन। दरअसल प्रोफेसर इन जीवों के बारे में जानते थे। वह इन वॉचर्स पर शोध करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यह बंकर बनवाया था। पैसों का लालच देकर वह दूसरे लोगों को यहाँ काम के लिए लाते थे और रात में मजदूरों को ऊपर वाले कमरे में छोड़ देते थे और खुद यहाँ छिप जाते थे और वॉचर्स उन लोगों को खा जाते थे। अगले वीडियो में डॉ मार्टिन कहते हैं कि अपने शोध के दौरान उन्हें एक बिल्कुल अलग परी मिली जो उन गड्ढों से रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। डॉक्टर कहते हैं कि उस वॉचर ने एक छोटी बच्ची का रूप धारण कर लिया था जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वह बहुत अच्छी थी। उसने डॉ मार्टिन को नहीं मारा। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ लाए थे। फिर प्रोफेसर ने कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया। तब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने उस छोटी बच्ची के रूप में आई बैसाखी को पिंजरे में कैद कर रखा था। पता नहीं डॉक्टर उसके साथ क्या प्रयोग करने वाले थे। उस कमरे में एक कंप्यूटर था, कई वीडियो थे और हर वीडियो कुछ न कुछ बताता था। मीना बस जानना चाहती थी कि क्या हुआ, इसलिए उसने आखिरी वीडियो चलाया जिसमें उसने देखा कि प्रोफेसर खुद को और फेरेट को मारने वाला है। मरने से पहले वह इस जंगल में फंसे लोगों को बाहर निकलने का रास्ता बताता है और कहता है कि वे शाम को जिस दिशा में पक्षी उड़ते हैं उस दिशा में भागकर इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्ड किए गए संदेश में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए तो विश्वविद्यालय जाकर मेरे सारे शोध को नष्ट कर दे। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। उसके बाद प्रोफेसर ऊपर चला गया और फिर 2 गोलियों की आवाज आई जिससे उसे समझ आ गया कि प्रोफेसर ने पहले फेरेट को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। खैर, आज रात ये चारों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस जंगल से भागने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह जब सभी बंकर से बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि उनका सुरक्षित घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है और आज उन्हें यह जंगल छोड़ना होगा, वरना वे मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास रात में छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। ये लोग अब जंगल से बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। जिन पक्षियों के बारे में प्रोफेसर बात कर रहे थे उन्हें शाम होते ही उड़ जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें शाम से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने साथ रखे तोते को आजाद कर देती है। वे उस दिशा में चलना शुरू करते हैं जिस दिशा में वह उड़ता है। चलते हुए उन्हें रास्ते में एक कब्र मिलती है। मेलिन कब्र को देखने के बाद कहती है कि एक समय था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उन्हें धोखा दिया और उन्हें जंगल में फंसा दिया। कई घंटों की यात्रा के बाद ये लोग एक नदी पर पहुंचे। वहां उन्हें प्रोफेसरों की एक नाव मिली और वे उसे देखकर बहुत खुश हुए।
लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि अब अंधेरा हो गया था और वॉचर्स के आने का समय हो गया था। इससे पहले कि वे डॉक्टर मार्टिन की नाव पर सवार होकर यहाँ से जा पाते, उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कियारा का पति था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वह बहुत घायल हालत में था। बाकी सभी लोग नाव पर चढ़ चुके थे, इसलिए डैनियल अकेला उसकी मदद करने गया। डैनियल कियारा के पति को नाव की ओर खींचने लगा, लेकिन फिर उन्होंने नाव से देखा कि जिस व्यक्ति की मदद करने डैनियल गया था वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर था जिसने उनके सामने डैनियल का रूप धारण कर लिया था। वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब जब वॉचर ने डैनियल को मार डाला था तो वे जानते थे कि वॉचर इस नदी को पार नहीं कर सकते और आखिरकार वे खुद इस नदी को पार करके शहर पहुंच जाते हैं। और कहानी में असली मोड़ इसके बाद आया। शहर पहुंचने के बाद तीनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े और कुछ दिनों बाद मीना जल्दी से डॉक्टर मार्टिन के विश्वविद्यालय पहुंची और उनके निर्देशों के अनुसार उनका सारा डेटा नष्ट कर दिया, इससे पहले कि वह उनका शोध डेटा मिटा दे। फिर उसे वहां एक टेप रिकॉर्डर मिला और उस टेप रिकॉर्डर से मीना को एक नया रहस्य पता चला। हजारों साल पहले जब इंसान और परियां साथ रहते थे तो उनकी शादी भी होती थी। इंसानों और परियों के मिलन से पैदा हुए बच्चों में इंसानों और परियों दोनों के गुण होते थे। उन्हें हाफलिंग कहा जाता था। उन हाफलिंग की एक विशेषता थी, वे अपना रूप बदलने में इतने कुशल थे कि वे मृत व्यक्ति का भी रूप बदल सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने परियों को जंगल के अंदर किलों में कैद कर दिया तो हाफलिंग अपना रूप बदलकर इंसानों के बीच गुप्त रूप से रहने लगे और वे आज भी किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद हैं। जब मीना प्रोफेसर के ऑफिस में आई और वहां जांच पड़ताल शुरू की तो उसे कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिन्हें देखकर वह दंग रह गई। उसने देखा कि तस्वीर में प्रोफेसर के साथ खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि मेलिन थी और असल में मेलिन प्रोफेसर की पत्नी थी। वह उलझन में पड़ गई। मेलिन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताई। इस बड़ी उलझन को साझा करने के लिए वह कियारा के पास आती है और उसे बताती है कि जंगल में हमें जो मेलिन मिली थी वह असल में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी है, लेकिन उसने हमें यह सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह खुद इंसान नहीं बल्कि एक आकार बदलने वाली परी थी। जब मैंने खोजबीन की तो मुझे पता चला कि कई साल पहले प्रोफेसर की पत्नी मेलिन की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर कियारा ने कहा, तो फिर मेलिन कौन थी जो इतने लंबे समय तक हमारे साथ थी? इस पर मीना ने कहा, मैं सब समझती हूँ। दरअसल प्रोफेसर अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी थे और उसे किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहते थे। और जब प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाली परियों के बारे में पता चला तो उन्होंने उस रूप बदलने वाली परी को पिंजरे में बंद कर दिया जो एक छोटी बच्ची के रूप में उनके पास आई थी। प्रोफेसर ने अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाई और उस परी को अपनी पत्नी मेलिन जैसा बना दिया क्योंकि वह परी बाकी परियों से अलग थी। वह दिन में भी बाहर आ सकती थी। मीना ने कहा कि मैंने मेलिन को यहाँ बुलाया है, हमें उसे किसी तरह वापस जंगल में भेजना होगा। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। जब मीना ने उस कार से उतरे व्यक्ति को देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। वह कियारा थी, यानी जो अब तक मीना के साथ थी वह मेलिन थी। उसने कियारा का रूप धारण कर लिया था। जैसे ही कियारा घर में दाखिल हुई मेलिन में बदल गई। कियारा के पति को बेहोश कर दिया। मीना ने कहा कि वह अब तक मीना के साथ थी। डेलीन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर मेलिन गुस्सा हो गई और बोली, मैं परियों में सबसे अलग प्राणी हूँ। मेरे सभी दोस्त बचपन से ही मुझे चिढ़ाते थे। उन्होंने मुझे अपने साथ नहीं रहने दिया क्योंकि मैं सबसे अलग थी। मैं उस जंगल में अकेली रह गई थी और मैं उस जंगल से बाहर निकलकर बाहर लोगों के साथ रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर उस जंगल में आया। उसने मुझे एक पिंजरे में कैद कर दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी पत्नी का रूप धारण कर लूं तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैं उसकी बात मान गई। प्रोफेसर ने मुझे मेलिन के बारे में सारी बातें सिखा दी और बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह मुझे मार पाता मैंने उसे मार डाला। तुम इंसान कभी भरोसेमंद नहीं थे और न ही होगे। अब तुम्हें भी मेरा सच पता चल गया है तो तुम्हें भी मरना होगा और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। यह कहकर मेलिन ने मीना का रूप धारण किया और उसका गला घोंटकर उसे मारना शुरू कर दिया। फिर मीना ने मेलिन से कहा, क्या प्रोफेसर ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम दिन में बाहर क्यों जा सकती हो? दरअसल तुम एक संकर हो, आधी इंसान और आधी परी, इसीलिए तुम इंसानों और परियों के बीच रह सकती हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया में अकेले रहना कैसा होता है, लेकिन तुम अकेली अर्धांगिनी नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी अर्धांगिनी हैं जो किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच रह रही हैं। जैसे ही यह सच्चाई पता चली मेलिन का शरीर अचानक अपने मूल रूप में आने लगा। जल्द ही उसे पंख लग जाते हैं, जिसके बाद वह मीना को यहीं छोड़ देती है और यहाँ से उड़ जाती है। जिसके बाद कुछ हफ्तों बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है जहाँ मीना अपनी बहन के साथ रहने लगती है। उसने अपनी बहन से कहा कि शायद वह परी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। फिर मीना की बहन उसे कहती है कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। और कहानी के अंत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो मीना के घर के नीचे खड़ी थी। समय ये कोई और नहीं बल्कि मेलिन ही थी जो अब उनकी दुनिया में उस रूप में जी रही है। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।